Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we had started exercise number 10.4 yesterday based on the topic cross product of two vectors. Cross product of two vectors. इसका इंट्रोडक्शन 1 डे बिफोर और थोड़ा बहुत कल हो गया था। एंड कल हमने स्टार्ट कर दी थी, जितना भी टाइम बचा था हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, राइट? जितना मुझे याद आ रहा है 5वें से आज सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। बेसिक क्वेश्चंस कल कवर हो गए थे, आज थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड लैम्डा एंड म्यू। इसको कैसे रीड करते हैं? म्यू। इसको कैसे रीड करते हैं? लैम्डा। ग्रीक लेटर्स है ना। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इक्वल टू जीरो वेक्टर। इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है तो लैम्डा कौन होगा और म्यू कौन होगा? लैम्डा म्यू इसी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, जैसे कि ये छुपा हुआ है, जैसे ये छुपा हुआ है। यानी एक तरीके से दूसरे वेक्टर का जे कैप का स्केलर कंपोनेंट और के कैप का स्केलर कंपोनेंट मिसिंग है, वो मिसिंग कंपोनेंट पता करना है। और अभी तक हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे, दो वेक्टर्स गिवन तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, तो उल्टा क्वेश्चन है, गिवन है और मिसिंग क्वांटिटीज चाहिए, राइट? समझ आया? तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है? और क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो के वेक्टर के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना? हेयर जो पहले तो मैं लिख दूंगा, हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट, और जो भी गिवन है उसको उस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी कॉपी पेस्टेड, ठीक है? अब इसका एलएचएस पार्ट उठा लो। नाउ इसका एलएचएस पार्ट उठा के, और एलएचएस पार्ट में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा मैं। 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 27 k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स j कैप म्यू टाइम्स k कैप। ये एलएचएस पार्ट है, इसको उठा लिया मैंने। पहले यहाँ लिख देता मैं ना। नाउ चलो ठीक है, एलएचएस पार्ट प्रूव थोड़ा करना है, ये लिख दिया हमने ना। चलो अब मैं इसका कर देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 इन विच फर्स्ट रो विल बी i कैप j कैप k कैप, और सेकेंड एंड थर्ड रो विल बी द स्केलर कंपोनेंट्स 2 6 27 एंड 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू। इसको सॉल्व करते हैं, करें? इक्वल टू नहीं, जीरो तो फिर इसका आंसर जो आएगा उसको इक्वेट करेंगे। अभी मत करो, अभी तो इसको सॉल्व करो जैसे करते हैं। तो 6 × म्यू यानी 6 म्यू, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, दैट मच ऑफ i कैप, दैट मच ऑफ i कैप। फिर अब दूसरे में माइनस आएगा, यस, ये गया ये गया, तो 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस का 27, दिस मच ऑफ j कैप, दिस मच ऑफ j कैप, एंड लास्ट में प्लस आ जाओ वापस, ये गया ये गया। 2 लैम्डा माइनस 1 6 तो 2 लैम्डा माइनस 6, दिस मच ऑफ k कैप। ये हो गया, ये मेरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट है। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें भी लैम्डा है, म्यू है, इसमें म्यू है, इसमें लैम्डा है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको गिवन वेक्टर से इक्वेट करना है, ठीक है ना? एंड इट इज इक्वल टू, अब इधर स्पेस नहीं है, आप उसके सामने लिखना नोटबुक में, एंड इट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। या फिर आप एक काम यहाँ पे भी कर सकते हो, इसको तो इक्वेट कर दिया हमने जीरो वेक्टर से, और सामने डाल दिया जीरो वेक्टर से। क्यों इक्वेट किया है इसको? गिवन, गिवन, ठीक है? मतलब ये एक इक्वेशन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन का एलएचएस पार्ट तो ये सॉल्व कर दिया मैंने, कर दिया। और इसके सामने ये इक्वल, इसके नीचे नहीं है, इसके सामने है। थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ मैं ना, इसके सामने है। इक्वेशन में जैसे सॉल्व करते हैं ना, एलएचएस इधर चलता है, आरएचएस इधर चलता है, तो इस एलएचएस पार्ट को तो इधर सॉल्व कर दिया, और आरएचएस पार्ट में जो जीरो वेक्टर है, उस जीरो वेक्टर को अपन एक्सपैंड कर देंगे। जीरो वेक्टर को एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। फाइन। अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? ये एलएचएस पार्ट या आरएचएस पार्ट? तो एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट के इक्वल है, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या निकालेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीन इक्वेशंस बन जाएंगी, वहां से लैम्डा और म्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इम्प्लाइज, बोलो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है? 6 म्यू, 6 म्यू माइनस 27, इसका एलएचएस पार्ट क्या है? 0, एंड उसका एलएचएस पार्ट बताओ। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, काम करो तो 27 माइनस 2 म्यू हो जाएगा,
27 minus 2 mu equal to 0, and last but not the least 2 lambda minus 6 equal to 0. ओके, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ये काम करना है। इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 में दोनों लोग हैं, म्यू, इधर लैम्डा भी था ना, म्यू और लैम्डा है ना। इक्वेशन 2 में ओनली म्यू है, इक्वेशन 3 में ओनली लैम्डा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 और 3 में ओनली है ना ये, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सेकंड एंड थर्ड तो, और वो जो है टू वेरिएबल में है, तो टू वेरिएबल को सॉल्व करना आसान नहीं है, वन वेरिएबल को सॉल्व करना आसान है। 2 और 3 से इन दोनों की वैल्यू निकाल देता हूँ, लैम्डा की 2 से निकल जाएगी, म्यू की 2 से निकल जाएगी, लैम्डा की 3 से निकल जाएगी। फिर इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फर्स्ट में पुटअप करके देख देता हूँ कि फर्स्ट सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। अगर हो जाती है तो सेकंड और थर्ड से जो म्यू और लैम्डा की वैल्यू मिली वो करेक्ट है, और अगर नहीं होती है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और वैल्यू की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिससे ये जीरो वेक्टर बन जाए, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है। तीनों इक्वेशंस में आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, समझे? मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर है उसको थर्ड में पुटअप करो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके फर्स्ट में पुटअप करो। आप ऐसे भी कर सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करके सेकंड में पुटअप करो। तो सबसे आसान तीन ऑप्शंस में से मुझे लग रहा है कि मैं सेकंड एंड थर्ड को सेपरेट सॉल्व करके फर्स्ट में पुटअप कर देता हूँ। सो हेयर हेयर सबसे पहले इक्वेशन 2 उठा ली मैंने। इक्वेशन 2 इज 27 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 0, implies तो 2 म्यू इक्वल टू 27, implies म्यू इक्वल टू 27/2। तो यहां से म्यू क्लियर हो गया ना। अगेन इक्वेशन 3 उठा लो। इक्वेशन 3 है 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, implies 2 लैम्डा इक्वल टू 6 इक्वल टू, implies लैम्डा इक्वल टू यानी कि 3। So let's put these values of lambda and mu in the given equation 1. So now putting mu equal to 27/2 and lambda equal to 3 in equation first, we get equation 1 implies क्या था 6 म्यू, तो 6 इंटू म्यू यानी 6 इंटू म्यू है 27/2 माइनस 27 लैंडा 27 × 3, ठीक है ना, इक्वल टू आर एच एस है 0। चेक करते हैं 0 बनता है कि नहीं बनता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 × 27 करना है, 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8 81, और ये इधर भी सेम ही आ गया 81 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दैट इज, सो हेयर ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। सो हेयर LHS इक्वल टू RHS। So here LHS equal to RHS. Hence, the required values of lambda and mu are values of lambda and mu are जो भी पूछा था। तो lambda lambda की क्या आई थी, lambda की 3 आई थी शायद, है ना, और इसकी 27 में मैच करो आंसर रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट से इसको खत्म करेंगे एंड इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे। ये प्योर एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पसंद है उसको देना। एक होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक होता है एनालिटिकल क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हैं भी इसमें, पर ये प्रैक्टिकल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट मार्क हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है और ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है। अब देखो ए डॉट बी तो जीरो दे रखा है और ए क्रॉस बी जीरो नहीं दे रखा है, जीरो वेक्टर दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं ए डॉट बी तो जीरो लगा दिया लेकिन ए क्रॉस बी को जीरो लगा के छोड़ दूंगा तो स्टेटमेंट ही इनवैलिड है, जीरो वेक्टर लगाना पड़ेगा। यानी दो वैक्टर्स थे ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आ रहा है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आ रहा है। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना, क्या कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट बी को एक्सपेंड कर दूंगा इधर और ए क्रॉस बी को एक्सपेंड कर दूंगा, देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो हेयर इट इज गिवन दैट, अब ये एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, क्या है, एनालिटिकल क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं भी मान के नहीं चलना है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वैक्टर, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। दैट इज एक्सपेंड करो, तो ए डॉट बी को एक्सपेंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि जीरो, ठीक है। एंड ए क्रॉस बी को एक्सपेंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप इक्वल टू जीरो वैक्टर, जीरो वैक्टर। ठीक है, अब सुनो, ये तीन क्वांटिटी जीरो है, एक दो तीन, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो इधर तो ये स्केलर है, पूरी इक्वेशन स्केलर फॉर्म में, लेकिन इधर ये इक्वेशन वेक्टर वेक्टर इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन, तो इसको भी मैं स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ एक बार के लिए, है ना। तो इसको मैं स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑन बोथ साइड्स, फिर दोनों स्केलर इक्वेशन हो जाएंगे, फिर दोनों को एनालाइज करेंगे। टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, तो जब मैं दोनों साइड्स मैग्नीट्यूड लूंगा तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो स्केलर क्वांटिटीज में तो कोई चेंज नहीं है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी में ये सेम रहेगी। साइन थीटा ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, सेम रहेगी। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पर मैग्नीट्यूड का साइन लग जाएगा और इधर जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पर भी मैग्नीट्यूड का साइन लग जाएगा। मतलब टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसी का तो मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, समझ गए ना। तो ऐसा जब हम करेंगे तो इक्वेशन बनेगी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और एन कैप, एक तो यूनिट वेक्टर है कैप लगा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इंटू वन, साइन थीटा ही छोड़ देंगे, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। जीरो वेक्टर क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है, जिसके लेंथ जीरो। तो अब देखो यहां से, अब ये भी एक स्केलर इक्वेशन बन गई और ये तो वैसे ही स्केलर इक्वेशन शुरुआत में बनी थी। तो देखो एक दो तीन, तीन स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है, एक दो तीन, तीन स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इधर भी जीरो। तो देखो अगर मैं वेक्टर ए को इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को इसकी वैल्यू जीरो मान लूं इधर इधर दोनों जगह, तो ये इक्वेशन जीरो और इक्वेशन जीरो बन सकती है, एलएचएस आरएचएस हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा केस लो, अगर मैं इसको और इसको जीरो मान लूं तो भी ये काम हो सकता है। फिर तीसरा केस लो, अगर मैं इसको और इसको जीरो मान लूं तो भी ये केस तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोस थीटा भी जीरो हो रहा है साइन थीटा भी जीरो हो रहा है, क्योंकि कोस थीटा और साइन थीटा तो पाई बाय फोर पे इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो पाई बाय फोर पे इक्वल है, और पाई बाय फोर पे वो जीरो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से तीन बातें क्या निकलती है और वहां से तीन बातें क्या निकलती है वो देखते हैं ना। इम्प्लाइज, भाई साहब या तो आप जीरो हो या फिर आप जीरो हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप जीरो हो, या फिर cos थीटा भाई साहब आप जीरो, यही निकलता है, ठीक है। इधर से आ जाओ, इधर से तीन बातें सेम टू सेम ऐसे निकल जाती है, कैसे, वही सेम, या तो आप जीरो हो और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो है और या फिर साइन थीटा बाई साहब आप जीरो, ठीक है। अब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो और साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो एक साथ जस्टिफाई होगा नहीं, नहीं होगा ना, साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, इस पार्ट को ले लूंगा मैं इक्वेशन वन और इस पार्ट को ले लूंगा मैं इक्वेशन टू, और दोनों को मर्ज करके रीड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड
इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, उसने कंक्लूजन पूछा था ए और बी के बारे में, हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि cos थीटा और sin थीटा तो एक साथ जीरो हो नहीं सकते ना, तो या तो फिर ये जीरो है दोनों केसेस में, या फिर ये जीरो है दोनों केसेस में, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं दोनों केसेस में, बस इसके अलावा तीसरी बात नहीं हो सकती, दैट्स इट। ठीक है, तो वी विल कंक्लूड दैट कि आइदर आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, और और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, बस इसके अलावा, या फिर दोनों जीरो, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, बिकॉज बिकॉज अब वो भी लिख देंगे क्योंकि वो दोनों जीरो नहीं हो सकते, बिकॉज या फिर रीजन में डाल देंगे, बिकॉज साइन थीटा, है ना, एंड कॉस थीटा, साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू जीरो एंड कॉस थीटा इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल फॉर सेम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर सेम वैल्यू, आपकी तबीयत सही नहीं है अभी भी, फॉर सेम वैल्यू ऑफ थीटा, सेम वैल्यू ऑफ थीटा के लिए दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, इसलिए एक ही ऑप्शन है, इनको 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 ही जीरो करेंगे, हेंस वी कंक्लूड दैट, हेंस वी कंक्लूड, हमसे वेक्टर ई और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में कंक्लूजन मांगा था, हम कंक्लूड कर रहे हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट आइदर, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड जीरो है दैट मीन ये जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो दैट मीन ये जीरो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों जीरो वेक्टर, तो आइदर वेक्टर ए इज अ जीरो वेक्टर, आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक साथ कंपाइल करके लिखो, और वेक्टर बी, और बोथ आर जीरो वेक्टर्स, मैच करो आंसर, क्या ओनली बोथ, बोथ नहीं दिया तो बोथ भी हो सकते हैं ना, बोथ भी हो सकते हैं, अगर बोथ कर दें तो भी तो जीरो वेक्टर आएगा, यानी कि देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या था, परछाई की लंबाई इंटू अगला वेक्टर, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या था, दो वेक्टर से परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर, ये डेफिनेशन है दोनों की। अब अगर मैं दोनों जीरो वेक्टर कर दूं तो ना तो परछाई गिरेगी और ना ही स्क्रू अंदर या बाहर जाएगा, है ना, लंबाई नहीं है उसकी उस वेक्टर की, या ये दोनों में से किसी एक की नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट की जीरो आ रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्रॉस प्रोडक्ट की जीरो, ठीक है, तो दोनों जीरो है तो यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है, चले नेक्स्ट। हाँ जी, सेवंथ, लेट द वेक्टर्स ए बी एंड सी बाय दिस 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 दिस, तो ये थोड़ा सा एनालिटिकली लग रहा है मुझे, कैलकुलेटिव लग रहा है थोड़ा सा, है ना, ए बी सी की कंपोनेंट फॉर्म दे रखी है लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दे रखी, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, ए के कंपोनेंट फॉर्म ए वन ए टू ए थ्री, बी की बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन, तो शो करो ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मैंने क्या कहा था, याद तो रखना है लेकिन कभी कभी ये प्रूव भी करवाता है, कुछ भी नहीं है, उठाओ एलएचएस पार्ट अलग सॉल्व करो, आरएचएस पार्ट अलग सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद चेक करो दोनों चीज इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, तो है तो एक तरीके से कैलकुलेटिव एंड लेंथी इक्वेशन, सो हियर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर गिवन एस, पहले तो तीनों के बारे में बता दो क्या क्या ये गिवन है, आर गिवन एस, तो वेक्टर ए इक्वल टू जो भी गिवन है लिख देना, वेक्टर बी इक्वल टू जो भी गिवन है लिख देना, ये लिखा हुआ है जो, एंड वेक्टर सी इक्वल टू जो भी गिवन है लिख देना, तो ये पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तीनों वेक्टर्स को, अब एलएचएस पार्ट ये है, आरएचएस पार्ट ये है, तो एलएचएस को उठाओ आरएचएस को उठाओ, दोनों की वैल्यू देखो सेम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, तो नाउ ऐसे लिख दो, चलो टू प्रूव, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस सी के साथ करें, तो ए क्रॉस बी करके, लेकिन सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता, प्लस ए क्रॉस सी कर दें, बात एक ही, ठीक है, ये बात हमको प्रूव करनी है दिस स्टेटमेंट, बोलो, और सिर्फ प्लस लगा दिए, यहाँ पे क्रॉस आएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट अलग अलग उठा लो अपने तो, है ना, एलएचएस पार्ट, एलएचएस पार्ट क्या है हमारे पास, ए क्रॉस
ए क्रॉस बी प्लस सी, राइट। तो मैं वेक्टर ए लिख देता हूँ यहाँ पे। वेक्टर ए क्या है? A1 आई कैप, ये प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। दिस इज माई वेक्टर ए। इसको करो ब्रैकेट में पे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बी प्लस सी कर दो लगे हाथ। आप चाहो तो एग्जाम में कैसे करो, पहले बी लिखना, फिर प्लस लगाना, फिर सी लिखना, फिर अगले स्टेप में प्लस करना। तभी मैं दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। तो बी और सी को जोड़ना है, यानी B1 प्लस C1 टाइम्स आई कैप B2 प्लस, इस तरीके से, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ फिर, बोलो B1 प्लस C1 टाइम्स आई कैप B2 प्लस C2 टाइम्स जे कैप B3 प्लस C3 टाइम्स के कैप। ठीक है, ये हो गया दिस क्रॉस दिस। अब इसका आंसर क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो जैसे करते थे अपन। तो डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। तो शुरू में तो आई कैप जे कैप के कैप होता ही है, बोलो। आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो जो रहेगी A1 A2 A3 रहेगी A1 A2 A3। और थर्ड रो में ये तीन रहेंगे, है ना। B1 प्लस C1, ब्रैकेट लगा दो चाहो तो, प्लस थोड़ा ना लगेगा, एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना है। B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। इसको सॉल्व करें। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो करो। आई कैप के लिए क्या करोगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो A2 मल्टीप्लाइड बाय B3 प्लस C3, दिस मच ऑफ आई कैप, दिस मच ऑफ आई कैप। ओके, प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा जे कैप के लिए, माइनस। सही कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, केवल यही करके रह गए, पूरा नहीं किया, सॉरी। A2 इंटू दिस माइनस, माइनस अभी तो बोलते हैं ना, माइनस दिस इंटू दिस। तो A3 पहले लिख दो, A3 इंटू B2 प्लस C2, दिस पूरा मच ऑफ आई कैप। अभी ठीक है, माइनस आ जाओ। अब जे कैप वाली कंपोनेंट देखते हैं। तो ये गया, ये गया। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये करेंगे। A1 मल्टीप्लाइड बाय, अब एक काम करो, अभी मल्टीप्लाइड लगाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ना दिखाई दे। तो जैसे इधर लिखा है ऐसे ही लिखो, है ना। मल्टीप्लाइड का साइन मत लगाओ, वेक्टर अलजेब्रा के चैप्टर में मल्टीप्लाई के साइन के बहुत सारे मतलब होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है। तो कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी नहीं लगाएंगे तो मतलब निकल जाएगा ना, मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A1 इंटू, बस ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस A3 इंटू B1 प्लस C1। ओके, हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करूँ यहाँ पे, प्लस। अब आ जाओ के कैप, ठीक है। के कैप तो बाद में लगा दूंगा, पहले वो सॉल्व कर देता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पे जे कैप नहीं लगाया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ, ये गया ये गया। तो A1 इंटू B2 प्लस C2 माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1, दिस मच ऑफ के कैप। अब एक चीज सुनो, इसको सॉल्व तो कर दूंगा मैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को, तो मुझे इक्वल साबित करना है ना बस। तो मैं किसी भी स्टेप पे इक्वल साबित कर दूं, जैसे मैंने एलएचएस उठाया, आरएचएस उठाया, तो जरूर थोड़ा ना कि फाइनल पूरा प्रूव करके इक्वल साबित करूं। मैं बीच में कहीं रोक के भी तो उनको इक्वेट कर सकता हूँ कि देखो ये शक्ल मैच कर रही है, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, कर भी सकता हूँ। मैं तो आरएचएस उठा रहा हूँ, उठा लो। तो लेट्स टेक आरएचएस, देखते हैं क्या होता है। तो आरएचएस क्या था बताओ? आरएचएस था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए क्रॉस सी वैक्टर, यही था। अब ए क्रॉस बी कर दो, ए क्रॉस बी कर दो, ए क्रॉस बी करेंगे यानी डिटरमिनेंट बनाऊंगा, बना दो। आई कैप जे कैप के कैप। और ए और बी के स्केलर कंपोनेंट्स, ए के स्केलर कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको अगले डिटरमिनेंट की वैल्यू से ऐड करना है। अगेन उसमें भी आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे प्लस नहीं के कैप, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और ए के कंपोनेंट्स A1 A2 A3 एंड सी के क्या थे? C1 C2 C3 एंड ये डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है।
अब आप यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आओ, इसको तो भूल जाओ, ये करना ही नहीं, इतना कर दिया था। अब आप रो 3 के अलोंग अगर इसको ब्रेक करो, तो एक डिटरमिनेंट में B1 B2 B3 निकलेगा और दूसरे में C1 C2 C3 निकलेगा, और इसकी शक्ल सेम उससे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है, हो गया काम। तो मैंने इसको दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर दिया है बेटा, है ना। उल्टा ये ना लिख के इसके नीचे में ब्रेक कर रहा हूँ, है ना, ये लिखना ही नहीं है। और लिख दोगे, सॉल्व कर दोगे तो एक बड़ा सारा एक्सप्रेशन बनेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे इतना बड़ा, आंसर तो वही आना है सेम, आपको एलएचएस आरएचएस की शक्ल ही तो मैच करनी है। तो मैं इधर एक लाइन लिख दूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, या एक यूजिंग पी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये डिटरमिनेंट्स की, जिसमें अपन दो, किसी भी एक रो के अलोंग या किसी भी एक कॉलम के अलोंग अगर बाइनोमियल टर्म आ रही है तो स्प्लिट करके दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, है ना। अब वो P4 है या P5 है वो आप चेक करो, सीक्वेंस आप चेक करो। अभी मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम इसमें, एक्सपेंडिंग मत लिख देना। एक्सपेंडिंग का मतलब तो वो होता है कि एक्सपेंडिंग, अगर रो 3 है ना, तो फिर रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करना, मैं एक्सपेंड थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो स्प्लिट कर रहा हूँ डिटरमिनेंट्स को। तो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग R3, ठीक है ना, स्प्लिटिंग R3 रो 3, वी गेट, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक डिटरमिनेंट तो वही सेम जो अभी मैंने RHS लिखा है इसकी शक्ल का, आई कैप जे कैप के कैप। तो स्प्लिट करते हैं, तो जिस रो को स्प्लिट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब कॉपी पेस्ट रहता है, आई कैप जे कैप के कैप कॉपी पेस्ट, A1 A2 A3 कॉपी पेस्ट, और इसमें से पहले 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 एलिमेंट्स निकाल लो, B1 B2 एंड B3, ठीक है। और इन सब के बीच में प्लस साइन है तो मैं प्लस साइन यहाँ लगा दूंगा, और अगेन फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम, A1 A2 A3, और दूसरा 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 एलिमेंट लगा दो, C1 C2 C3। अब आप चेक करो, उसको यहीं स्टॉप कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा एक्सपेंड। और फिर मैंने RHS लिखा तो RHS बिल्कुल सेम शक्ल का हो गया, बस। तो फिर सो हेयर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ आया? तो इस तरीके से स्मार्ट टेक्निक यूज करनी है, जब भी कोई चीज प्रूव करनी होती है तो उनको सेम शक्ल का लाके छोड़ दो, वो भी प्रूव करना ही माना जाता है। इसकी वैल्यू अलग निकालूं जोड़ूं और उसको सॉल्व करूं, फिर वो वैल्यू सेम बताऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सेम कहाँ दिख रहा है? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हाँ। एक ही एक ही दूसरी वाली से थोड़ा ना होगा, एक ही डिटरमिनेंट, वही मान लो ये भी A1 A2 A3 होता तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती। एक ही डिटरमिनेंट में अगर दो रोज और दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है, हम शक्ल प्रॉपर्टी, है ना, अगर सेम है तो, या फिर प्रोपोर्शनल है, तो फिर उसकी वैल्यू जीरो होती है ना। वो एक ही डिटरमिनेंट में होनी चाहिए, दो अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी कौन सा किया हमने, सेवंथ, एट्थ वन। इफ वेक्टर A इक्वल टू ए जीरो वेक्टर, इफ वेक्टर B इक्वल टू ए जीरो वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये आया था डॉट प्रोडक्ट में भी, तो इसका कन्वर्स ट्रू है क्या? जस्टिफाई योर आंसर। कन्वर्स मतलब अगर ये रीजन है तो ये रिजल्ट तो 100% बनेगा, पर अगर ये रीजन है तो ये रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है ना, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो एक एग्जाम्पल तो कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, हमारे डॉट प्रोडक्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसमें भी आएगा, बोला था ना। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मुझे क्या प्रूव करना है कि ये तो A क्रॉस B तो जीरो वेक्टर है, गिवन पॉइंट क्या है, A क्रॉस B इज ए जीरो वेक्टर, ये तो है गिवन। अब मुझे चेक क्या करना है कि इससे ये और ये 100% जीरो वेक्टर्स हैं या नहीं, है ना। तो टू चेक, टू चेक कि वेक्टर A इज ए जीरो वेक्टर और वेक्टर B इज ए जीरो वेक्टर और नॉट, ये चेक करना है मुझे। ठीक है, तो चलो मेरे पास जो गिवन पॉइंट है उसको उतार लेता हूँ। सो हेयर, हेयर A क्रॉस B इक्वल टू जीरो वेक्टर है, राइट। तो A क्रॉस B को करो एक्सपेंड, दैट इज, क्या लिखूंगा, आई कैप जे कैप के कैप, नहीं सॉरी, इनकी कंपोनेंट फॉर्म थोड़ी ना मेरे पास, डेफिनेशन से करो, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू जीरो वेक्टर्स। और वही जो एक क्वेश्चन में पहले मैं किया था, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, वो सारे स्टेप्स लिख लिखा के फाइनली मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वेक्टर A मैग्नीट्यूड वेक्टर B मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, फिर यहां से वही, या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो,
और या फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 और या फिर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 0। ठीक है, तीन इक्वेशन है, तीन में से कोई एक काम होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि क्या ये 0 और ये 0 होना कंपलसरी है क्या। तो ये 0 और ये 0 होना कंपलसरी कहाँ है, ये भी तो 0, सी लिख दिया क्या मैंने, साइन थीटा, साइन थीटा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों 0 ना हो और फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, हो रहा है ना देखो। अगर मैं तीनों में से एक बात माननी है ना मुझे, तो जरूरी थोड़ा ना मैं पहली दूसरी बात मानूं, ये और ये मानूं, मैं इसको मान के भी तो उसको कर सकता हूँ 0। तीनों में से कोई भी अगर 0 हुआ, अगर तीनों में से कोई भी 0 हुआ तो ये 0, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0। तो वो उसको ये चेक करना था कि ये होगा तो 100% यही होगा क्या। नहीं, 100% ये क्यों होगा, आप मत करो इसको 0, आप उसको 0 करके भी इसको 0 कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड, फिर एंगल वाइज इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 0 वेक्टर नहीं है, ये लंबा चौड़ा वेक्टर है, ये भी 0 वेक्टर नहीं, ये भी लंबा चौड़ा वेक्टर, लेकिन आप घुमा ही नहीं रहे। आप साइन थीटा 0 है यानी 0 डिग्री पे घुमा रहे हो, 0 डिग्री पे घुमा रहे, दैट मीन स्क्रू ही नहीं घुमा रहे। स्क्रू नहीं घुमा रहे तो अंदर बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं ना, तो कोई तीसरा वेक्टर बनेगा ही नहीं। समझ गए, क्लियर है। तो उसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, आप घुमा कितना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, कहने का मतलब ये। ठीक है ना। तो मैं इधर से क्या लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने, हेंस, हेंस, हेंस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी 0 वेक्टर है। ठीक है ना। तो इससे ये इंप्लाई नहीं होता कि ये दोनों 0 है, वो भी 0 हो सकता है ना। डज नॉट इम्प्लाई, डज नॉट इम्प्लाई, डज नॉट इम्प्लाई दैट कि वेक्टर ए और वेक्टर जी दोनों 0, वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, ये डज नॉट इम्प्लाई होगा। लेकिन अगर ये दोनों 0 है तो वो 100% 0 होगा। ठीक है, इधर से इधर तो 100% होगा, लेकिन इधर से इधर हो भी सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि साइन थीटा 0 करके इसको नॉन 0 करके भी साइन थीटा 0 करके इसको 0 कर सकते हैं। लेकिन फिर इसने ये भी कहा कि जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। तो अब आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो, फॉर एग्जाम्पल लिख के, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो जिसमें ये 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी 0 होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट फिर भी 0 होना चाहिए। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए कुछ भी वेक्टर मान लो पर 0 मत मानना, है ना। तो बोलो, कुछ भी वेक्टर मान लो पर 0 मत मानना। तो बोलो जो भी मन में आ रहा है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर बी, बी कोई भी वेक्टर मान लो, बोलो। अब सुनो, कैसे कुछ भी एक वेक्टर है अपनी मर्जी से चुना, वेक्टर भी उसकी मर्जी से चुनना पड़ेगा। आपको दोनों 0 वेक्टर्स तो नहीं मानने, ऑब्वियसली 0 वेक्टर्स तो आप नहीं मान रहे हो, मैग्नीट्यूड कुछ है कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ मानो कि साइन थीटा 0 हो जाए, अब साइन थीटा 0 होने का मतलब है दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, और दोनों के बीच का जब एंगल 0 होता है तो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स अगर मानना कर लिखना है दोनों को, तो इसको इसका या इसको इसका प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा। तो इसको उसका 2 गुना कर दो, ये इसको इसका 3 गुना कर दो, कुछ भी कर दो, तो 2 का 2 गुना करो, 4 i कैप 6 j कैप प्लस 8 k कैप। ठीक है, अब जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 आएगा। ये दोनों 0 नहीं है, बट क्रॉस प्रोडक्ट फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, लगे आप दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल के प्रूव कर दो कि देखो भाई साहब मैग्नीट्यूड 0 नहीं आ रहा है ना। सो हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, यानी कि 16 और 4 20, 29, √29 यूनिट। ठीक है ना। एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, बोलना 16, 36 और 64। इसको करें तो करना 64 और 6 70, 80, 80 और 3, 116। ठीक है, जितना भी हो उससे क्या मतलब है, नॉट इक्वल टू 0 तो है ना, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, देख लेना। बट इसके आगे क्या लिखेंगे, बट ए क्रॉस बी करो, देखो जरा, ए क्रॉस बी प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हो कि ये तो 0 है। तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट लिखूंगा 3/3 का,
आई कैप, जे कैप, के कैप। ए के स्केलर कंपोनेंट्स क्या है? 2 3 4 4 6। अभी अभी अपन डिस्कस कर ही रहे थे कि अगर दो आइडेंटिकल हमशक्ल प्रॉपर्टी या फिर इसका दुगना प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी तो जीरो होता है। चाहो तो प्रॉपर्टी लिख दो यूजिंग P2 P3, फिर याद होनी चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी है ना। नहीं लिखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स तो नई वाली बुक में तो कट गए, तो फिर तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा अगर कट गए तो। कर दो सॉल्व। 3 8 जा 24 माइनस 24 टाइम्स आई कैप माइनस ये गया 8 2 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 जे कैप प्लस ये गया 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा भी 12 के कैप। इसको सॉल्व करूंगा तो 0 आई कैप 0 आई कैप माइनस भी प्लस ही लगा दो, फिर माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करा के प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। और तीनों के अगर 0 0 0 है तो इम्प्लाई इट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो ए क्रॉस भी 0 वेक्टर आया, पर ना तो ए वेक्टर 0 वेक्टर है ना बी वेक्टर 0 वेक्टर, तो मैं क्या लिख दूंगा? सो हेयर सो हेयर vector A is not a zero vector and vector B is also not a zero vector, but A cross B is a zero vector। ये हमारा एग्जाम्पल। तो अगर ए क्रॉस बी को जीरो करना है तो कोई 100% ए और बी को जीरो करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा जीरो कर दो, तो साइन थीटा जीरो करने का मतलब है दोनों को कोलिनियर कर दो। क्या कर दो? कोलिनियर। क्या करूंगा मैं यहाँ पे? एक लाइन और लिखूंगा, ये ए और बी जीरो, साइन थीटा जीरो। तो मैंने क्या कहा कि ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों जीरो हो, है ना। एक लाइन यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं अगले जगह लिख देता हूँ। इस जगह पे मैं प्लेस करूंगा एक लाइन को कि ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी जीरो है। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी कोलिनियर हो, और फिर उस हिसाब से मैंने कोलिनियर के एग्जाम्पल्स दी। तो इधर मैं क्या लाइन लिखूंगा, जैसे मैंने लाइन लिखी थी ना, अभी एक बार के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, इधर ही फ्लिट कर रहा हूँ मैं। A cross B equal to 0 does not imply that A vector equal to 0 or B vector equal to 0. It can also imply that, it can also imply that, ये भी हो सकता है ना। It can also imply, imply मतलब होता है रिजल्ट देना ना। It can also imply that vector A and vector B are collinear। इधर से मतलब है कि ये जीरो वेक्टर है, इधर से मतलब ये जीरो वेक्टर है, इधर से मतलब ये दोनों कोलिनियर है। तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों को जीरो वेक्टर करो, उसको कोलिनियर करके भी हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर, समझ गए। और फिर मैंने एग्जांपल देना जो स्टार्ट किया, कोलिनियरिटी वाले एग्जांपल देना स्टार्ट। डन, क्लियर। चलो तो काफी है। कितने क्वेश्चंस बचते हैं अभी? हो गया क्या आपके? वो आ गई सौम्य? दो ही है। फाइंड द एरिया पूछा है, चलो कल ही करेंगे। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है, कल ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। टाइम बचेगा तो कल मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे। मिसलेनियस के आप एग्जांपल्स लिखे ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं पहले तो। रिमेनिंग एक्सरसाइज नंबर 10.4 के 10.4 के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज द टॉपिक। कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, नहीं परसों स्टार्ट करी थी, तीसरा पार्ट है। चलो ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को पहले खत्म करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 8 तक कल कर दिया था। और 9 क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो दो एप्लीकेशन हमने सीखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमको सीधा सीधा याद रखना है कि अगर दो वेक्टर, अगर एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स, है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप क्या कर सकते हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके, उसका मैग्नीट्यूड करके, उसका हाफ करके उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। और हाफ ना करो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो हमको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेट अवे एक ट्रायंगल बना दो जिसके वर्टिसेस ये मार्क कर दो। ओके, लेट्स से मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 2, बी के हैं 2 3 5 एंड सी के क्या है बोलो? 1 5 5। तो वी विल डू वन थिंग अनुष्का, आपके लेट है ना एग्जाम, तो अभी अपन जो एक चैप्टर छूटा हुआ है ना, उसमें भी अपन पहले ओमिटेड सेक्शन छोड़ के और बचा हुआ सेक्शन करेंगे ताकि इसका कोर्स हो जाए। और फिर हमारे पास तो टाइम है वो बचे हुए कोर्स करने के लिए, ठीक है। और अगर इसकी इच्छा होगी तो ये एग्जाम के बाद आ जाएगी उसको सीखने के लिए, है ना।
क्योंकि इसको आगे एग्जाम तो फाइट करना ही है, उसमें तो काम आएगा ही ना वो एप्लीकेशन का बचा हुआ। तो दोनों का काम हो जाएगा, इसका बोर्ड रिलेटेड काम भी हो जाएगा और फिर बाद में हम कर लेंगे। तो ये अच्छा हुआ कि आपका लेट है, आपका जल्दी होता तो दिक्कत होती है ना, इसका जल्दी आपका लेट होता तो फिर उल्टा हो जाता। चलो एनीवेज इधर आओ। ट्राइंगल एबीसी कि ए बी सी के हम कोऑर्डिनेट्स है, राइट। अब देखो हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट हमको एरिया निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी एंड सी में से जो हमारा मन कर रहा है किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के वहां से दो कोइनिशियल वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो लाइक अगर मैंने बी को पकड़ लिया तो बी ए एक वेक्टर बन जाएगा और बी सी एक वेक्टर बन जाएगा, कोइनिशियल बनने चाहिए। ठीक है। किसने कहा सर मैं बी को नहीं पकड़ूं, मैं तो ए को पकड़ूं। तो ए से अगर मैं दो कोइनिशियल वेक्टर्स बनाऊं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी, राइट। और कोई अगर सी से बनाए तो वेक्टर सी ए एंड वेक्टर सी बी। अभी आप दोनों डिसाइड करके बताओ कौन से वेक्टर से हम स्टार्ट करें। वेक्टर मतलब कोई इनिशियल वेक्टर्स बनाने के लिए कौन से वर्टेक्स को मैं पकड़ूं, बोलो अनुष्का। बी से, बी से। ओके। सो सबसे पहले तो हम ये वर्टिसेस लिख देंगे, हेयर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर गिवन एज, ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर, आर करके फिर ये तीनों वर्टिसेस एक एक करके लिख देंगे, ये एंड ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिसेस लिख दी तो क्या करें, तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि मैं वेक्टर बी ए बी को इनिशियल पॉइंट मानते हुए दो वेक्टर्स ऐसे बना दूंगा, राइट। वेक्टर बी ए एंड दूसरा वेक्टर बी सी। ये कैसे बनाऊंगा, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से। ये पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर बी ए बनाया जा सकता है, वेक्टर बी सी। नाउ यूजिंग the concept of vector joining two points, using the concept of vector joining two points, joining two points, we have वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। और किसी भी एक जो भी बी एंड बी सी कर रहे हैं तो किसी भी एक वेक्टर को वेक्टर ए मान लो एंड किसी भी को वेक्टर बी मान लो। तो इसको वेक्टर ए मान लेते हैं एंड इसको वेक्टर बी। तो लिखने में सहूलियत होगी, बी ए बी सी नहीं लिख के ए बी लिख के छोड़ देंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी ए, राइट, एंड देन वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी सी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि को इनिशियल होने चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि आपने एक तो मान लिया बी ए और एक मान लिया सी ए, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, बी और सी ए में तो ए तो टर्मिनल पॉइंट हो गया ना, ये नहीं चलेगा। एरिया निकालना है तो आपको, अगर आपने ए को फिक्स कर रहे हो तो फिर ए बी और ए सी चलेगा। सी को फिक्स कर रहे हो तो सी ए और सी बी चलेगा, वो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए जिसको भी आप फिक्स कर रहे हो, राइट। ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मूला ये है कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट two sides of a triangle, if two co-initial vectors represent two sides of a triangle, then the area of that triangle will be calculated by that cross product formula, right। ठीक है। चलिए बी एंड बी सी निकालते हैं। तो बी ए माइनस बी करूंगा तो 1 - 2 यानी माइनस आई कैप, फिर 1 - 3 यानी -2 जे कैप, ठीक है। एंड 2 - 5 इज -3 के कैप। चलो इधर आओ, बी सी करना है तो सी माइनस बी करेंगे। 1 - 2 यानी कि माइनस आई कैप, then 5 - 3 is -2 j cap, एंड देन आ जाओ 5 - 5 is 0 के कैप, ये प्लस लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे तो के कैप का कंपोनेंट नहीं है। सही किया। 1 - 2 5 - 3, ठीक है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें हम। नाउ ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालना सबको आता है, 3/3 डिटरमिनेंट ए क्रॉस बी व्हेन द कंपोनेंट फॉर्म इज गिवन, यही होता है तरीका, आई जे के। एंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी हमने निकाल ही लिया, -1 -2 -3, नीचे -1 -2 एंड 0। चलो लेट्स फाइंड इट आउट। सो -2 × 0 0, -2 × -3 6, -6 आई कैप, करेक्ट। चलो जी, जे में ये गया, ये 0 अगेन, ये 3 का -3 और एक माइनस और मिलता है +3 जे कैप। ये बहुत फास्ट, हार्ड लाइटनिंग फास्ट में करना है कैलकुलेशन। ये गया 2 और ये भी 2, 2 - 2 यानी 0 के कैप, राइट। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बोलो, -6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर का सम का रूट। सो इट्स लाइक 36 + 9 + 0 का स्क्वायर। 36 + 9 gives me √45, √45 gives me 9 × 5 and 3 √5 units. Okay, fine.
चलो नाउ अब एरिया निकालते हैं। अब यहाँ तक तो वेक्टर से रिलेटेड बात हो रही थी, अब एरिया का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to half into cross product magnitude of cross product of A cross B. So it is like 1 by 2 into ये निकाल लिया मैंने 3 root 5. So the final answer would be 3 root 5 by 2. Since it is area, I will write it out square units. ठीक है, मैच करो। हाँ, पुरानी बुक में तो 9 थे, नई बुक में चेंज हो गया तो कह नहीं सकते। √61। देखो ढंग से। तो फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करते हैं फिर से। बी ए किया 1 - 2, फिर 1 - 3, देन 2 - 5। ठीक है, एंड फिर बी सी किया 1 - 2, 5 - 3 प्लस आएगा ना, गलती है ना, 5 - 3 + 2 आई क्या। ओके, सो ये फिर प्लस, तो फिर तो सब कुछ गलत होगा, ऑब्वियस बात है, सही कर दो। तो एक माइनस प्लस से देखो क्या हो सकता है, जो मार्क्स मिलना चाहिए वो कट सकता है। ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, प्लस तो फिर लगाओ मत, ठीक है चलो आओ। ये गया, ये गया, तो ये तो जीरो हो गया। -6 होगा ना। अच्छा, माइनस एक, एक माइनस और लगेगा है ना, +6 आई कैप। ये गया, ये गया, ये जीरो, ये +3 माइनस ये तो +3, जे कैप रहेगा ही रहेगा, ये पहले भी इतना ही था। अच्छा, ये गया और ये गया, सो इट्स लाइक -2 - 2, ओके, -2 नहीं, ये दोनों तो 2 हो गए, -2 -2 -4 होगा ना। चेक करो, क्रॉस चेक करो, आराम से सोचो। नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ओके। +6 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, बस यहाँ पे -4 को कर देते हैं। तो ये +4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और एड अप करना है। 36, 9 एंड 16, तो 45 एंड 16 √61 हो ही गया यूनिट्स। यहाँ पे 6 √61 यूनिट्स, यहाँ पे √60। फाइन, चले नेक्स्ट। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का और कोई क्वेश्चन है तो लगे हाथ निपटा लो, लास्ट है ना। फाइन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेता हूँ, ये रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, चलो तो फिर तो सीक्वेंस में चलो, नवा किया ना भी हमने, 10th, लेट्स लेट्स इधर 10th वन, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में हाफ नहीं लगेगा, बस करना वही है सेम। ठीक है, अब इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में तो आपको ए बी सी 3 वर्टिसेस दिए, तो आपको मेहनत करके ये दो वेक्टर्स निकालने पड़े, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले तरीके से। यहाँ तो वो मेहनत भी नहीं करवा रहा, बने बनाए वेक्टर दे दिए हैं, कर दो क्रॉस, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेहनत नहीं करवा रहा है तो हम भी नकते ही बन जाए। एक कम से कम फिगर तो बना ही दो, है ना। फिगर हम वैसे इसलिए बनाते हैं ताकि वेक्टर बना सकें, पिछले क्वेश्चन में वेक्टर बनाने के पर्पज, लेकिन इधर बना बनाया वेक्टर है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, A B C D। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर प्रेजेंटली। तो इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हैं इन वेक्टर से डिटरमाइन की गई हैं। आपकी मर्जी हो, चाहे से ये दो एडजेसेंट साइड ले लो, ठीक है ना, चाहो तो ये दो ले लो, चाहो तो ये दो ले लो, चाहो तो ये दो ले लो, और चाहो तो ऐसे चार ऑप्शन है मेरे पास, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का पेयर उठा सकते हैं। तो हम सीधे सीधे सरल करते हुए ए बी और ए डी उठा लेते हैं। तो ए बी तो है वेक्टर ए से रिप्रेजेंटेड किया हुआ, इसके सामने लिख देंगे इसकी वैल्यू आई कैप -j कैप +3 k कैप। और जो ए डी है वो वेक्टर बी से रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू 2 y कैप -7 j कैप +k कैप। फाइन, तो here the two adjacent sides, the two adjacent sides, कौन कौन सी एडजेसेंट साइड्स, ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी
of parallelogram ABCD, of parallelogram ABCD are represented as, रिप्रेजेंटेड कैसे है लिख दूंगा मैं अलग अलग, जैसे इधर लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप एंड वेक्टर बी। अच्छा वेक्टर ए के आगे वो भी लिखोगी कौन सी वाली साइड है ये, है ना? ठीक है, तो वेक्टर ए, और ये कौन सी वाली साइड है? वेक्टर ए बी, नहीं ए बी नहीं होगी ये, हाँ वेक्टर ए बी होगी, सॉरी वेक्टर ए बी। दैट मीन्स अब इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा डार्क करके, ये वाला वेक्टर है, ये को इनिशियल पॉइंट्स है, और ये वाला वेक्टर है ये पॉइंट्स। ठीक है, डन। एंड वेक्टर बी वेक्टर ए डी, और ये क्या है? 2 - 7 1, 2 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस, ठीक है देखो जब पॉइंट्स गिवन थे तब वेक्टर बना दिया, लेकिन जब वेक्टर पता है तो उनसे पॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल है या यू को इम्पॉसिबल है। समझ गए? नहीं समझे? पानी की बोतल है, उसको समुद्र में डाल दिया, वो आसान था। अब मैंने कहा वो जो मैंने डाली है वही बोतल वापस निकालो, तो समुद्र में मिलके समुद्र हो गई, एग्जैक्ट वही बोतल थोड़ी ना निकलेगी। समझ गए? तो पॉइंट्स से हमने वेक्टर बना दिया, लेकिन वेक्टर से वापस पॉइंट्स बनाना, अब ये तो समथिंग माइनस समथिंग करके 2i कैप आया होगा, और वो समथिंग माइनस समथिंग 7 - 5 भी हो सकता है, 6 - 4 भी हो सकता है, एनीथिंग माइनस एनीथिंग हो सकता है भाई। तो वेक्टर से पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉइंट से वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स निकाल। तो करने की कोशिश मत करना कि पहले मैं वर्टिसेस निकाल लूँ, ठीक है ना? क्यों निकाल रहे हो जब वेक्टर ही चाहिए, बना बनाया वेक्टर मिल गया ना। चलिए, तो ए हो गया, बी हो गया, नाउ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी is represented by a 3 by 3 vector I J K। ठीक है, और इसके स्केलर कंपोनेंट्स आर गिवन बाय 1 - 1 3 2 - 7 1। करो गुणा भाग, ये गया ये गया, सो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 21, 21 - 1 यानी 20 i कैप, ये गया और ये गया, 1 - 6 हो गया, -5 और एक माइनस और है, तो +5 j कैप। ये एक ही फ्लो में हम अभी कर रहे हैं टाइम सेव करने के लिए, आप एग्जाम में 2 3 स्टेप्स में कम से कम दिखा के आना उसको, ठीक है? ठीक है, कर दोगे? ये गया और ये गया, -7 माइनस -2 यानी +2, -7 + 2 -5। ठीक है, डन। एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 20² + 5² + -5² per root. So it's like 400, 25, 25. So √450, √450 को सॉल्व कर दो। कैसे करोगे? क्या है ये? 3 × 150, नहीं 9 × 50, 9 4 जा 9 × 50, 9 × 50 है, और 50 क्या होता है? 25 × 2, तो 3 5 जा 15 √2, चेक करो। 15 का स्क्वायर 225, 225 का दुगना 400 यूनिट्स। तो अभी देखो जब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तब तो यूनिट्स लिखूंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई है, मैग्नीट्यूड मतलब अभी तो ये ए क्रॉस भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसकी लंबाई के बराबर होता है। तो अभी तो मैं यूनिट्स लिखूंगा जब, लेकिन मैं इसको एरिया से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना? आएगा सेम ही। नाउ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सेम एग्जैक्टली यही आ जाएगा, 1/2 भी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 15 √2। लेकिन जब मैं इसको एरिया की क्वांटिटी दूंगा, सो इट विल बी ट्रीटेड एज स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ आया भाई? लेंथ का आंसर भी 3 हो सकता है, एरिया का आंसर भी 3 हो सकता है। भाई मैंने कहा एक रेक्टेंगल है, उसमें लाइन सेगमेंट ए बी है, तो वो लाइन सेगमेंट ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो सकती है, और उसका जो एरिया है वो भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो जब एरिया बोलूंगा तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलूंगा, जब लेंथ बोलूंगा तो 5 सेंटीमीटर बोलूंगा। ठीक है, डन। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड देख लो, वैसे तो क्वेश्चन सारे खत्म ही हो गए तो, है ना? ठीक है, 11 तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का लग रहा है, 12th फिर भी मेरे को सेम लग रहा है। 12th में इसने क्या कहा? रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल का तो बताया नहीं हमने फॉर्मूला, फिर क्या करूँ बताओ?
पैरेललोग्राम का ही बताया, रेक्टेंगल का तो बताया नहीं। अब कोई भी दो साइड्स, यस, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम जैसे ही कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो है पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम का अगर फॉर्मूला मिल गया, तो पैरेललोग्राम स्पेशल, तीन स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, मतलब चार मान लो, है ना। एक तो पैरेललोग्राम खुद, दूसरा पैरेललोग्राम की अगर सारे एंगल से इक्वल कर दूं तो रेक्टेंगल बन जाता है, पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड से इक्वल कर दूं तो रोम्बस बन जाता है, और सारे एंगल सारी साइड दोनों ही बात कर दूं तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, समझ आया? ये पैरेललोग्राम, है ना, सारे एंगल्स इक्वल किया रेक्टेंगल, सारे साइड से इक्वल करी रोम्बस, और दोनों ही कर दो, ये भी कर दो ये भी कर दो, मतलब ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल स्क्वायर के भी दोनों के गुण ले लो और एक चौथा क्वाड्रिलेटरल बनाओ, सो इट्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट rhombuses। अब स्क्वायर, स्क्वायर तीनों के लिए चलेगा, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, रोम्बस स्क्वायर सर्वगुण संपन्न है, उसने तीनों के गुण लिए हैं, पैरेललोग्राम के भी, रेक्टेंगल के भी, रोम्बस के भी, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। और पैरेललोग्राम का गुण क्या है कि आमने सामने की साइड पैरेलल, वो भी है उसमें। ठीक है, डन। सो अगर रेक्टेंगल आ जाए तो भी ये फॉर्मूला, स्क्वायर आ जाए तो भी ये फॉर्मूला, रोम्बस आ जाए तो भी ये फॉर्मूला, और पैरेललोग्राम तो आ ही गया तो वही तो भी ये फॉर्मूला, तो फटाफट से खत्म करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स। लेकिन अब इसने काम बढ़ा दिया हमारा, इसने ये जो वेक्टर्स दिए हैं चार, ये चार वेक्टर्स इन्होंने जो दिए हैं, ये साइड्स के वेक्टर्स नहीं है, वर्टिसेस के वेक्टर्स हैं, वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो वर्टिसेस के अगर पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं कैसे? जैसे मैं इस फिगर को डिलीट करके रेक्टेंगल बना दूं पहले, तो फिर स्टेप्स तो करीब करीब यही रहेंगे, क्योंकि वही दो को इनिशियल वेक्टर्स में, यानी कि इसने इस वाले क्वेश्चन में वही काम कर दिया जो अभी ट्राइंगल के साथ हो रहा था। ट्राइंगल में हमको वर्टिसेस गिवन थे, इसमें भी इसने हमको क्या दे दिया कि ये लो सा वर्टिसेस ले लो। तो लेट्स से इट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी, फाइन। अब इसने ए के बी के सी के डी के चार वर्टिसेस दे दिए, कोई कोई कहाँ दिए सर, मुझे तो नहीं दिख रहे। पोजीशन वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट्स एक ही बात होती है। तो जैसे कि ए के, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस दिस दिस, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1, ½ 4, समझ आया? -1, ½ 4। वर्टेक्स बी के पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1/2 4, 1/2 4, डन। फिर सी के बोलो, सी के हैं 1 - ½ 4, 1 - ½ +4, एंड डी के क्या है, -1 - ½ 4, -1 - ½ 4, फाइन। वही हमको करना है कि कोई इनिशियल वेक्टर, एक्चुअली ये कहीं ओरिजिन है मेरे पास, है ना, और ओरिजिन से वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ डी और वेक्टर ओ सी पोजिशन वेक्टर्स बने हुए हैं। जो ये वेक्टर्स गिवन है ना, वो ये चार वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, उन्हीं का आई कैप जे कैप के कैप बना लिख के बना देते हैं, क्योंकि क्या है, ए माइनस ओई तो होगा, बी माइनस ओई तो होगा, तो वही आएगा। और अगर पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो उससे कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं, बस उनके वो आई कैप जे कैप के कैप छीन लो और जो बच जाए उनके उनको ऐसे एज इट इज फिट कर दो। ठीक है, कैसे भी कर लो, है ना। तो जब पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है तो ओरिजिन भी बना देना, कोई वैसे उसका वो नहीं निकल रहा, मतलब बना के हमको ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस ड्रॉ कर देना। ठीक है, चलो अब करना वो ये बेटा, कोई इनिशियल वेक्टर्स पकड़ने, टेक एनी फिक्स पॉइंट, जैसे ए कोई फिक्स कर दूं मैं, कर दूं, तो क्या करूंगा फिर, वेक्टर ए डी निकालना है एंड वेक्टर ए सी। इसने बने बनाए आपकी बार वेक्टर नहीं दिए, तो वेक्टर ए डी वेक्टर ए बी निकाल लो, ए बी ए डी ये रहा, इसको ए बी को जैसे मैं वेक्टर ए ले रहा था और इसको ले लो वेक्टर बी। ठीक है, तो निकालना पड़ेगा, मतलब पिछली बार की तरह निकले निकलाए नहीं है मेरे पास, पका पकाया माल नहीं है इस बार, थोड़ा सॉल्व करना, उल्टा काम किया है गधे ने, लिखने वाले ने। हाँ बोलो। देखो, जब भी पोजीशन वेक्टर्स की बात होती है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से किसी पॉइंट को कनेक्ट करे। तो इसने ये जो चार वेक्टर्स दिए हैं, ये ए बी सी डी चारों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं, दिस। तो कायदे से तो जैसे ये वेक्टर है -i कैप ½ j कैप +4 कैप, ये भी लिखना चाहिए, ये वेक्टर ओ है -i कैप दिस, फिर ये वेक्टर ओ बी है दूसरा ला, फिर तीसरा वेक्टर ओ सी है, चौथा वेक्टर ओ डी है। ये चार वेक्टर्स की बने, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये चार वेक्टर सबको गिवन है कायदे से, तो देखा जाए तो। अब जैसे मैं वेक्टर ए बी निकाल रहा हूँ, तो वेक्टर ए बी को देखो, अब मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ट्रायंगल लो, हमको क्या कहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मान लो कि ये है ओ,
ये ए नहीं, ए बी वेक्टर है ना, हाँ ठीक है, ए और ये बी। तो देखो अब मेरे को वेक्टर ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी होगा, तो मेरे को वेक्टर ए बी चाहिए। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ऐसे तो निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा ना भाई। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होता है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, दिस माइनस दिस। तो अब यहां से आप देखो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए करना है, दैट मीन्स ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर करना है, वन माइनस माइनस वन हाफ माइनस, यहाँ से वेक्टर ए बी निकलेगा ट्राइंगल लो से चले तो, है ना। पर फिर चारों के लिए अलग 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 ट्राइंगल लो बनाना पड़ेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। हमने तो पोजिशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, अब अपन वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले में से बी माइनस ए से करेंगे। एक्चुअली मैं बी माइनस ए करूं या मैं ओ बी माइनस ओ ए करूं, बात तो एक ही हो रही है। ठीक है, सेकंड वाला वेक्टर ओ बी है, दूसरा वाला वेक्टर ओ है, चलो ऐसे लिख दो। तो वेक्टर ए डी कैसे निकलेंगे, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, अब कर दो माइनस। तो कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट माइनस करो या वेक्टर में से वेक्टर माइनस करो, यू विल गेट द सेम आंसर। कुल मिला के बी माइनस ए ही कर रहे हो आप। तो वन माइनस माइनस वन यानी टू आई कैप, इधर कौन है, हाफ माइनस हाफ कट गया जीरो जे कैप, और फोर माइनस फोर ये भी कट गया जीरो के कैप। चलो डी माइनस ए करो, माइनस माइनस वन ये जीरो है, आई कैप हो गया। फिर माइनस हाफ माइनस वन बाय फोर जे कैप हो गया, एंड देन फोर माइनस फोर ये भी जीरो के कैप। डन, करो ए क्रॉस भी। ए क्रॉस भी करेंगे तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या बने आपकी बार, टू टू जीरो जीरो, फिर जीरो माइनस वन बाय फोर और जीरो। करो, ये गया ये गया, ये तो जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो आई कैप। ठीक है, फिर आओ, ये गया ये गया, ये जीरो प्लस जीरो जे कैप, फिर ये गया और ये गया। तो ये क्या हुआ, टू इंटू माइनस वन बाय फोर करो, माइनस हाफ। ठीक है, बस इतना ही हुआ। तो माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, और तो किसी का स्क्वायर होगा नहीं। ठीक है, तो एक क्रॉस बी करूँगा तो वही जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर और माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि वन बाय फोर का स्क्वायर करना है, यानी कि वही वन बाय टू सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, वन बाय टू यूनिट। एज मैग्नीट्यूड इट इज वन बाय टू यूनिट, एंड एज एरिया इट इज वन बाय टू स्क्वायर यूनिट, वन बाय टू स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन ऑप्शनल लेने दो, तो विच ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन। क्यों, तो आपको दिख रहा था तो बताया क्यों नहीं, बताओ क्या आप मिस्टेक करिए। ए डी, ओके ए डी देखते हैं, माइनस वन, इधर भी माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन जीरो हो गया। फिर ये क्या है, माइनस हाफ प्लस हाफ, तो माइनस हाफ माइनस वन बाय फोर हो गया। सही है, फोर माइनस फोर जीरो हो गया। ऊपर वाले में भी देख लो, वन माइनस माइनस वन इज टू, हाफ इज जीरो, एंड वॉट फोर माइनस फोर इज जीरो, यहाँ पे भी नहीं। तो टू जीरो जीरो, जीरो माइनस वन बाय फोर जीरो, इसको करेंगे तो ये जीरो, इसको करेंगे तो ये जीरो, इसको करेंगे टू इंटू माइनस वन बाय फोर, तो सही किया है, माइनस हाफ। क्या क्या क्या, माइनस हाफ माइनस वन बाय फोर, कैसे, वेरी गुड। माइनस वन होगा ना वो तो माइनस आधा आधा मिलके तो एक होता है, हमने और उसका आधा कर दिया, आधा कर दिया। सो सही कह रहे हो, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा। अब करो, ये हो जाएगा, तो ये माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे, माइनस टू, फिर माइनस टू का स्क्वायर, फिर तो हो गया सही, माइनस टू का स्क्वायर एंड फोर, फोर का रूट टू, टू, तो ऑप्शन सी सर राइट आंसर। मैच हो गया पीछे से, ऑप्शन सी से राइट आंसर। अब 11th वाला वेक्टर ज्वाइन, सॉरी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अब डिलीट कर देते हैं फाइनली इस एरिया वाले कॉन्सेप्ट को। एरिया के दोनों तीनों क्वेश्चन निपटा दिया आज। हाँ, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड गिवन है,
क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों के बीच का एंगल पता लगाना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, वैसे डॉट प्रोडक्ट की मदद से पता लगा रहे थे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका एंगल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस कॉन्सेप्ट से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है एंगल निकालने का। द angle between vector A and vector B is given by a formula as shown below. As shown below. What is the formula? The formula is very easy. Sin theta equal to magnitude A cross B divided by magnitude A into B. Very easy. ठीक है, सो दैट्स इट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 1 यूनिट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, साफ साफ गिवन है, बिकॉज ए क्रॉस बी इज गिवन एज ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। डन। और इसका भी अलग अलग गिवन है, कॉपी पेस्ट मारो, 3 and √2/3, 3 and √2/3, ये 3 से 3 भी गया, तो फाइनली इट इज साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, यानी थीटा यानी कि 45 डिग्री। 1/√2 implies theta equal to sin inverse 1/√2, that is equal to 5/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर यही डॉट प्रोडक्ट की मदद से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकलवाता, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ क्रॉस की जगह डॉट आ जाता, लेकिन फिर ये डंडे नहीं लगते, क्योंकि वो तो वैसे ही मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डंडा लगाना जरूरी है, वहां पे जरूरी। ठीक है, दैट इज इट। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व होती है। मिसलेनियस अभी आया नहीं हो, तो थोड़ी देख लेगा क्वेश्चन इफ यू आर फ्री। ठीक है, हाँ एक या दो ही, उसके बाद तो वैसे भी वो आ जाएंगे ना। चलिए, तो इसको बंद करते हैं, एक बार नया वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।